फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं, दो भाषाओं का सुनना डैश बच्चों के लिए लाभकारी है, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। देखिए, जब बच्चा दो या दो से अधिक भाषाएं सुनता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ बच्चे के लिए लाभकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा है, इसको किसी एक ही भाषा की नॉलेज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा है जो कि दो या दो से अधिक भाषाओं के बारे में जानता है, तो इस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ों को दूसरी लैंग्वेज में भी समझ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है, बच्चे के लिए लाभकारी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। देखिए, जो नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है बोलना सीखने से पहले साक्षरता को क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना, और ये बात तो आपकी सही है। अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से भी सीखता है, अपने परिवेश से भी सीखता है, चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई, उसकी अवधारणात्मक समझ कितनी बेहतर हुई, बच्चा कितना चीज़ों को समझ पाए, इस चीज़ पर बल देना, न कि उसके रटने पर, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की ससंगता नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जो हम अपने परिवेश में चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, क्या उसका दूसरी भाषा से संबंध नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है कि हम बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो रटना और कंठस्थीकरण होता है, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना। तो इस चीज़ को अपने एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ टैग वर्ड देख लेना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की प्रैक्टिस ना करना बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो सिर्फ आप टैग वर्ड को देख करके एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नहीं सॉल्व करते। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टैग वर्ड देखें, जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करके ही एग्जाम में जाए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। देखिए, जो भाषा होती है ये क्या होती है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि तो होती है, क्योंकि इसका विकास क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में ही तो होता है, ठीक है। तो भाषा क्या होती है, संज्ञानात्मक गतिविधि होती है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा कि क्या पूछा है, क्या सही नहीं है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। देखिए, विकलांगता वर्ड का आप यूज नहीं करना है, जो आपका RPWD एक्ट है वो कहता है, ठीक है। किस वर्ड का यूज़ करना है, दिव्यांगता का। देखिए, अगर बच्चा जो है अधिगम दिव्यांगता रखता है तो ये चीज़ भाषा को प्रभावित करती है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे थोड़े से फिजिकल रूप से डिसेबल होते हैं, या फिर उनको जो है किसी और तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसकी लैंग्वेज को भी प्रभावित करती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, मतलब अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, ये बात आपके यहाँ पर गलत है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षक की ओर एक बड़ी कदम है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपनी गति के अनुसार चीज़ों को करे, ठीक है, बच्चा क्लासरूम में स्वतंत्र फील करे, ये क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है, इससे बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है, बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तो अगर एक टीचर के रूप में इसका शुरू में ही जो है पहचान कर लिया जाता है, तो ये क्या होता है, अच्छी चीज़ होती है। क्यों, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है किसकी बात करती है, समता की बात करती है, इक्विटी की बात करती है, समानता की नहीं, इक्विटी की, समता की बात करती है, किसमें,
कि हम बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे किस आधार पर होनी चाहिए, समता के आधार पर, इक्विटी के आधार पर। इसका मतलब क्या हो गया, एज पर नीड एजुकेशन, समानता तो देखिए सभी के लिए कि हम सभी बच्चों को इंक्लूड करें, ये समानता के अंदर आएगा। लेकिन जो हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, जो हम उसको शिक्षा दे रहे हैं वो कैसे दें, इक्विटी के आधार पर दें, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए हम एज पर नीड एजुकेशन दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करें। इसका मतलब ही क्या होता है, एज पर नीड, यानी बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। तो जो श्रवण बाधित छात्र है उसके लिए हम क्या करेंगे, चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। जो दृष्टि बाधित छात्र है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऑडियो चीज़ें होंगी, जो बच्चा सुनकर सीख सके वो चीज़ें ला करके बच्चों को देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। देखिए सबसे खराब पूछ रखा है यहाँ पर, मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियाँ करने की अनुमति देती हूँ। बिल्कुल सही बात है, एक टीचर के रूप में एक बच्चे को गलतियाँ करने की अनुमति देनी चाहिए। बच्चा गलतियों से ही चीज़ों को सीखता है, ठीक है, और टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। ये किस चीज़ से पता चलता है, जब बच्चा मिस्टेक करता है, गलतियाँ करता है। ठीक है, तो ये बात सही है, टीचर को जो है बच्चे को गलतियां करने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये बात सही है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो एक अच्छी प्रणाली होती है। बट यहाँ पर खराब प्रणाली, खराब पद्धति के बारे में पूछ रखा है। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचारने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा विचार करेगा, चर्चा करेगा तो भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी क्या होता है, अच्छा तरीका होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है भाषा कार्य के लिए बोलेगा तो भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लेखन कार्य होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, एक प्रक्रिया आधारित पूरा आपका लेखन उपागम होता है। इस पर शिक्षक को बल देना चाहिए। पहले बच्चे को मानस मंथन, फिर रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग, उसके बाद में अंतिम स्वरूप देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है। ठीक है, और इस पर क्या दे रखा है कि इस पर बल नहीं देना चाहिए, नहीं, इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो यही क्या है, सबसे खराब कक्षा प्रणाली हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है। पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना। देखिए जब बच्चा निष्कर्ष निकाल रहा है तो ये क्या होता है, पठन का एक विशिष्ट चरण होता है, क्योंकि इसमें बच्चा थिंकिंग करेगा, चीज़ों को पढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पठन का विशिष्ट चरण होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि हमें क्या बताना है, विशिष्ट चरण नहीं है। अनुच्छेद का सारांश लिखना। देखिए बच्चा अनुच्छेद का सारांश कब लिख पाएगा, जब उस चीज़ को बच्चा समझेगा, ठीक है, यानी पढ़ेगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध, जुड़ाव को समझना। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, संबंधों के बीच जो है किस तरीके से जुड़ाव है, किस तरीके से संबंध है, इसको समझ पाए। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, पठन का विशिष्ट चरण होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। यही क्या है, पठन का विशिष्ट चरण नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना। तो ये आपका जो है पठन का विशिष्ट चरण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बस बच्चा पहचान कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है विशिष्ट चरण नहीं होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें नहीं ही पूछ रखा है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में क्वेश्चन पूछे गए उसमें नहीं दे रखा है ज़्यादातर क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं या फिर सॉल्व करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में क्या होता है कि हमको ये नहीं दिखता ही नहीं है। ठीक है, और उसमें हम गलतियां कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पहले ही जो आप मिस्टेक कर सकते हैं वो एग्ज़ाम के पहले ही कर लीजिए। जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डेली एक क्वेश्चन पर तो ज़रूरी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। यही हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ऑप्शन आपको बताना है, ट्रांसलैंग्वेज, समूह संग्रहण, संस्कृति प्रघात, शब्द अनुक्रमणिका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संस्कृति प्रघात।
क्योंकि देखिए जो ट्रांस लैंग्वेज है, यानी बच्चा क्या करे, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, चेंज करे, ट्रांस लैंग्वेज, लैंग्वेज का ट्रांसफ़र, ठीक है। यानी जैसे कि आप इंग्लिश बोलते बोलते अचानक से हिंदी बोलने लग जाइए, तो वो आपका क्या होगा, भाषा अंतरण, ट्रांस लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, भाषा शिक्षा की अवधारणा होती है आपकी, तो ये नहीं होगा। समूह संग्रहण, बच्चा समूह में भी चीज़ों को सीखता है, तो ये भी होगा। शब्द अनुक्रमणिका, ये भी होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक प्रघात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, अंग्रेजी जटिल भाषा है। देखिए ये कहना तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो है अंग्रेजी उनकी मातृभाषा भी हो सकती है, तो क्या उनके लिए जटिल भाषा होगी, नहीं, वो लोग अंग्रेजी को ही अर्जित कर लेंगे। तो ये बात तो आपकी गलत है। हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यही आपकी बात यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमें इंग्लिश वाले वातावरण का जो है इन्वायरमेंट मिला होता, ठीक है, हम उस इन्वायरमेंट में रहते जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही हो, तो हम उसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते, उसी चीज़ को ग्रहण कर लेते। वो चीज़ हमें कहीं पर जाकर सीखनी नहीं पड़ती, ठीक है, हम उसी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में हिंदी बोली जा रही है वातावरण में, तो हम उस चीज़ को ग्रहण कर लिए, ठीक है। मराठी बोली जा रही है तो हम उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाषा होता है वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ही तो सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ही तो अर्जित करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने भाषा को सीख लिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो भाषा का अर्जन होता है वो क्या होता है, आसान होता है। जबकि हम किसी अगर दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारी जो मातृभाषा है, हम लोग की मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की तो मातृभाषा हिंदी ही है, ठीक है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट से जो हिंदी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, सीख लिया। अब हम इंग्लिश जब सीखने जाएंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी रही है, ठीक है। बट एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, ठीक है, उसने शुरू से अपने इन्वायरमेंट में इंग्लिश ही बोलना सीखा है, तो उसके लिए इंग्लिश तो बहुत ईजी होगी, उसके लिए हिंदी में उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हम जो हमारी भाषा का अर्जन होता है ये किस लिए आसान होता है, क्योंकि हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर मिलते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, आसपास समाज में उसी तरीके की भाषा बोली जाती है, तो उसी तरीके की जो बच्चा होता है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये बात सही है। प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। देखिए ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। भारत की क्या है, राजभाषा है, वो है हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। देखिए अंग्रेजी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि सह राज्य की राजभाषा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये बात किसने कही थी, B.F. स्किनर ने, नोम चॉम्स्की ने, ले वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नोम चॉम्स्की, जिन्होंने क्या दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD की बात कौन करते हैं, नोम चॉम्स्की। उन्होंने क्या कहा था कि 5 साल तक क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, बच्चा लैंग्वेज को जो है बहुत ही तीव्र गति से एक्वायर करता है, और बच्चे में क्या होती है, जन्मजात ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। इसके बाद में ले वाइगोस्की ने क्या कहा था, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो हमारे विचार को निर्धारित करती है, यानी कि भाषा से जो विचार होता है हमारा वो निर्धारित होता है। बट इसके अपोजिट जो जीन पियाजे है वो क्या कहते हैं कि नहीं, विचार से भाषा निर्धारित होती है। तो विचार से भाषा निर्धारित होती है, ये बात किसने की है, जीन पियाजे ने। और भाषा विचार को निर्धारित करती है, ये किसने कहा था, ले वाइगोस्की ने। ले वाइगोस्की ने क्या कहा था कि भाषा वो सड़क है जिस पर विचार की सवारी निकलती है, ठीक है। ये इनका एक कोट था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वास्तविक संवाद में नियमों की प्रस्तुतिकरण, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना,
ये भी बात आपकी जो है ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रभावशाली शिक्षण तो जब हम वास्तविक संवाद करते हैं, ठीक है, संवाद में नियमों की प्रस्तुतिकरण करते हैं तब तो होता है आपका, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना। देखिए जब भी संदर्भ में व्याकरण सीखने की बात आ जाए तो उससे तो बेस्ट आपका ऑप्शन कोई होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि संदर्भ क्या होता है आपका बहुत ही एक अच्छा टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सही नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके सही हैं, बढ़िया वाले सही हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण में नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चा अपने वास्तविक जीवन में जो उसने नियम सीखे उसका जो है संप्रेषण कर पाए, ठीक है। तो ये भी बात सही है। नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है कि हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, और यही बात आपकी गलत है और यही आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। अभी तक हमको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें ये पूछा हो कि ये है, ठीक है। क्या दे रखा है, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना, बिल्कुल सही बात। ये आपकी एनईपी कहती है कि बच्चा जो है कक्षा 3 तक जो इमर्जेंट लिटरेसी होती है, यानी जो है आपकी बुनियादी साक्षरता होती है, उसको बच्चा हासिल कर पाए। कलाओं और विज्ञान से संबंधिता, बच्चा कला और विज्ञान से भी संबंध रख पाए, ये भी बात आपकी एनईपी कहती है। रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ एक वर्ड देख लिया कि रटना, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है और ऑप्शन गलत, ये चीज़ आपको नहीं करनी एग्जाम में, ठीक है। किस तरीके से यूज करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो टैग वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, रटने और प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, यानी बच्चा चीज़ों को समझ पाए, इस चीज़ पर बल देना, न कि रटने और परीक्षाओं के लिए बच्चों को पढ़ाने पर। तो ये भी बात एनईपी 2020 आपकी कहती है। तो तीनों बातें सही हैं, तो तीनों बातें आपके यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि हमसे नहीं पूछ रखा है। सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में, देखिए जो आपकी एनईपी है वो क्या कहती है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो सतत आकलन है उसको बढ़ावा दें, न कि योगात्मक आकलन को। तो यही बात आपकी जो है यहाँ पर गलत दे रखी है। यहाँ पर तो कह रखा है कि हम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट की जगह सम्मेटिव यानी कि योगात्मक आकलन को बढ़ावा दें, बट एनईपी क्या कहती है कि हम सम्मेटिव आकलन की जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा दें, ठीक है। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। फिर से जो है सही नहीं है, उसी के बारे में आपको बताना है। ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उसमें संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। जब क्लासरूम में शोर होता है तो इससे क्या पता है कि बच्चा जो है चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, तभी तो, यानी चर्चा कर रहा है, आपस में वाद विवाद कर रहा है। शोर का मतलब ये नहीं कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है आपस में विचार विमर्श कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। देखिए बिल्कुल गलत बात। जो आपकी एनईपी है वो क्या कहती है कि हमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, बच्चा खुद सीखे, ठीक है। एज ए टीचर के रूप में आपको क्या करना है, फैसिलिटेटर सहयोगकर्ता के रूप में आपको जो है बच्चे के सामने प्रस्तुत रहना है। जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप उसको हेल्प कीजिए, ठीक है। तो अनुशासन तो क्लासरूम में नहीं क्रिएट करना है, उतना नहीं क्रिएट करना है कि शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हुए हैं, प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का अनुशासन आपको क्रिएट नहीं करना है, बच्चा एक्टिव हो, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो, ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है, ठीक है। आप बच्चों को कोई ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए जिससे कि बच्चा थॉट करे, तो अनुशासन तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जब बच्चा थिंकिंग करेगा तो वहाँ पर जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखेगा। इसके अलावा जब बच्चा समूह में कार्य करेगा, एक दूसरे से चीज़ों को साझा करेगा, तो अनुशासन तो अपने आप ही क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड भी बात सही है, तो थर्ड आपका नहीं होगा। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी को रोल प्ले करने के लिए कहती है, बिल्कुल सही बात। मतलब अध्यापिका ने बच्चों को कहानी सुना दी, उसके बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक बढ़िया तरीका होता है, तो ये भी करनी चाहिए। तो ये भी बात आपकी सही है, इसलिए आपका यहाँ पर
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है उसके बारे में बताना है। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी सिर्फ कथा का वाचन करना, ये आपका नहीं होगा। कला एवं खेल समावेशी शिक्षण शास्त्र, देखिए ये क्या होता है आपका शामिल होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, क्या शामिल नहीं है, तो ये तो आपका शामिल है, ये भी शामिल है। ठीक है, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा, देखिए सिर्फ दक्षता पर फोकस नहीं करना। ठीक है, यानी कि जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है कि हमें बच्चा कितना सीख पाए इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, बजाय इसके कि बच्चा जो है किसी चीज़ में मतलब कि अंक पर फोकस नहीं करना है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, बच्चा कितना दक्ष हो पाए। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना, यानी बच्चों को आपने बाधित कर दिया एक तरीके से कि सिर्फ अंग्रेजी में ही सोचो, अंग्रेजी में ही बोलो, तो उसकी मातृभाषा को तो महत्व दिया ही नहीं गया। तो फोर्थ ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में ससंगतपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों को सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो टीचर है वो क्या करे, क्लासरूम में पहचान करे। ठीक है, ताकि उसको समझ में आए कि बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अधिगम विकलांगता की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा क्लासरूम में, फिर उसको जो है जब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो वो फिर निरस्ता फील करने लगेगा, स्कूल आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि हर बच्चे से वो बच्चा थोड़ा सा अलग है, तो उसको अलग तरीके से एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी दूसरे स्कूल में भेज दीजिए, उसी स्कूल में, ठीक है, उसी क्लासरूम में, बट थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, थोड़ा सा डिसेबल बच्चा है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दें और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। बिल्कुल सही बात, यही तो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो थोड़ा सा डिसेबल बच्चा है उसको क्या करिए, आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को भी चले, नहीं, वो बच्चा थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें करानी पड़ेंगी एज़ पर टीचर के रूप में। तो ये भी बात सही है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी। अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद लेने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। ये बात कहना गलत है। उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा, अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो जो आपके सहपाठी है, जो क्लास के जो आपके दोस्त है, पीयर ग्रुप से, आप इनसे सहयोग ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा वहाँ से भी चीज़ों को सीखेगा, वो क्लासरूम में जो है फ्री महसूस करेगा, एक तरीके से स्वतंत्र महसूस करेगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो यही बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है निरुत्साहित करना चाहिए, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। देखिए अनुचित पूछा है, ठीक है, सबसे निष्कृष्ट और अनुचित कक्षा प्रणाली के बारे में पूछा है। पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्या चीज़ें पढ़ानी है बच्चे को, इसके अनुसार ही तो एक टीचर योजना बनाएगी। लेसन प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अध्यापक को प्रामाणिक पाठ्य सामग्री जैसे कि कुछ समाचार पत्र ले लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे अनुचित तरीका पूछा है। ठीक है, एक टीचर के रूप में आप जो है प्रामाणिक सामग्री का यूज कर सकते हैं। प्रामाणिक सामग्री आपकी क्या हो जाएगी, न्यूज़पेपर हो गया आपका। ठीक है, जैसे कि जो आपके रेस्टोरेंट में जो मेन्यू कार्ड होता है वो आपका हो गया प्रमाणिक सामग्री के रूप में। ठीक है, तो इसको भी एज ए टीचर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो कक्षा में जाए और देखे कि क्या किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक पहले से ही प्रिपेयर होके जाए, लेसन प्लान पूरा बना के जाए कि किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से हैंडल करनी है, तभी तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तभी तो हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें भी इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टीचर बनना है हमें, और टीचर बनना है तो बच्चा किस तरीके से सीखता है। जो आप पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, उसमें आप यही तो चीज़ें सीख रहे हैं कि बच्चा किस स्टेज में किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है।
जिससे कि आपको पता चले कि बच्चा जब जो है इतने से इतने साल में होगा तो किस तरीके के जो स्वभाव है, किस तरीके की प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी, बच्चा इतने से इतने स्टेज में होगा तो किस तरीके से जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं आप सीडीपी में? यही चीज़ें तो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता चले, हम टीचर ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पता चले कि बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो यही चीज़ें तो मतलब सिखाई जा रही है हमें। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि आप क्लासरूम में जाएं और वहाँ पर जाकर के सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा और यही क्या है, अनुचित तरीका है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही बात। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाना क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बच्चा रिलेट कर पाता है, उसको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो फोर्थ भी आपका सही है। तो यही आपका सही नहीं है थर्ड वाला, तो थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं था उसी के बारे में हमसे पूछ रखा था। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपके जो है कितने आपने स्कोर किए। हालांकि क्वेश्चन आपके कम ही थे, 15 क्वेश्चन थे, बट यहाँ पर आपसे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर जरूर हुए होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको चीज़ों को बताया नहीं है, आंसर नहीं बताया, उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट आई होप कि आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। विद्यार्थियों के सीखने की गति, ये तो ध्यान में रखना चाहिए, बच्चा किस गति से सीख रहा है। यही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एज पर नीड एजुकेशन देनी है, यानी बच्चा कौन सा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, बच्चे की गति के अकॉर्डिंग ही तो हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कक्षा 5 का विद्यार्थी हम उसको जो है कक्षा 10 की चीज़ें दे रहे हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। बच्चे की जो चीज़ें हैं एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसके उम्र के अनुसार ही उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। आपके पाठ के दिन का समय, बिल्कुल सही बात है। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो है समय कौन सा है, टाइम पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, गतिविधियों का क्रम, ये भी बात सही है। ठीक है, किस तरीके से हम गतिविधियां प्रस्तुत करेंगे, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप जो है जो लास्ट वाला स्टेप है उसको पहले प्रस्तुत कर दिए, जो पहले वाला स्टेप है उसको लास्ट में प्रस्तुत कर दिए। नहीं, एक क्रम के अकॉर्डिंग बच्चों को सीखना चाहिए। ठीक है, और देखते होंगे कि जो आपके चैप्टर दिए रहते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक जो है सीक्वेंस में दिया रहता है। ठीक है, एक क्रम में दिया रहता है कि ये चैप्टर, फिर जब आप अगला चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चीज़ से रिलेट करके उसमें लिखा आता है कि आपने पिछली क्लास में या फिर पिछले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ रखी है, तो वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्रम में चीज़ों को सिखाइए बच्चे को। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े हैं या फिर आपने तो अभी जो सीटेट का एग्जाम है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 to 8 के लिए, जो आपका साइंस का पेपर है या फिर ईवीएस आप देने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका 60 नंबर का आता है, मैथ और साइंस और एसएसटी में भी, तो उसके लिए तो एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये भी बात सही है। अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद, देखिए ये तो गलत हो जाएगा। अभिभावकों की पसंद से नहीं, बच्चे की क्या पसंद है इस पर ध्यान देना है। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने क्वेश्चन चाहिए हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, अगर आप इनको भी ध्यान में रख लेते हैं तो भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। 2 चीज़ें हैं जो कि अभी आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने सीटेट का एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई किया हुआ है और कहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। देखिए सभी लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बट ये नहीं कोई बताता है कि गलतियाँ हमने कहाँ पर की थी। जो मैंने गलतियाँ की थी उसके थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकती हूँ कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जो है शुरू में जो गलतियाँ की थी उस वजह से मेरा स्कोर नहीं बढ़ा था। लास्ट टाइम में भी जो मेरा स्कोर है और वो लगभग जो है 90 या फिर 100 के पास ही जाकर के रुक जा रहा था। ठीक है, बट मैंने उसके बाद में एनालिसिस किया और लास्ट के जो है जितने भी दिन बचे थे आपके जो है उदाहरण में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जब आपका पेपर था तभी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे मतलब जब मैं बीएड में थी 2nd सेमेस्टर में, तभी मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो उस टाइम ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम भी थे। तो उसमें देखिए जब मेरे पास लास्ट के 20 दिन बचे थे
तब भी मेरे स्कोर जो है यहाँ पर 90 ही आ रहे थे, 89 ही आ रहे थे। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, जबकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, पूरा एनसीईआरटी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, बट मेरे स्कोर बढ़ ही नहीं रहे थे। उसका रीज़न क्या था कि मैंने उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ नहीं किया था। ठीक है, ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी मेरी गलती क्या थी कि मैंने सिर्फ चीज़ों को पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैंने लगाए ही नहीं थे। ठीक है, और जब मैंने लगाए तो उसमें मुझे पता चला कि नहीं, किस तरीके से मेरे जो स्कोर है वो कहाँ पर कट रहे हैं, किस एरिया में मुझे दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी वो क्या थी कि जब मैं क्वेश्चन पर लगा रही थी तो जो मेरे ऑप्शन सही हो रहे थे, ठीक है, उसको मैं इग्नोर कर दे रही थी और जो गलत हो रहे थे सिर्फ उन पर ही फोकस कर रही थी, तो ये भी गलत थी। लास्ट के दिनों में मैंने इन चीज़ों को समझा और उन पर भर भर के जो है प्रैक्टिस की। जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे उनको मैं एक अलग से नोट्स बुक में जो है नोट करती जा रही थी कि कहाँ पर जो है मुझे इन चीज़ों में मिस्टेक हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो इसलिए आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन पर लगाइए बट उसको समझिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको लिखिए क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बस लगा लिया, रख दिया, हो गया, नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। हिंदी में क्या चीज़ें आपको, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और उसमें भी उस क्वेश्चन को भी देखिए कि कहाँ पर किस क्वेश्चन में कितने आपको टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं और बाई चांस हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद हमें लगा कि नहीं ठीक है ये ऑप्शन है, हमने टिक कर दिया इस पर और आगे बढ़ जाते हैं, बट हमने ये चीज़ ध्यान ही नहीं रखी कि हमारा उस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन पर भी टिक करके चलना है कि इसमें हमको प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो ये सारे जो है तरीके थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, जहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी, किस तरीके से मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए। तो ये चीज़ आपको जो है फॉलो ज़रूर करनी है। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मत लगाइए, उसका एनालिसिस भी कीजिए। ठीक है, लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस कीजिए। जो जो उसमें आपको लग रहा है कि जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रही है उसको एक अलग से नोटबुक में नोट करते जाइए, और लास्ट के टाइम में आप देखेंगे कि आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट जो है नोट्स तैयार हो गए हैं सारे, सभी के सभी। ठीक है, छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब पूरे भर भर के नोट्स, बिल्कुल नहीं, 3 से 4 पेज के नोट्स होंगे इसमें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, और वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ना कि अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। फिर भी आपके कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरियस हो, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।